नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और हरियाणा से राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा एक बार फिर से हमारे साथ हैं। पार्ट 1 जो इंटरव्यू था उसमें आपने देखा कि किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने लॉकडाउन और उसके साथ साथ प्रदेश में किसानों की स्थिति और राज्य सरकार के विभिन्न फैसलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इंटरव्यू के पार्ट 2 में आप देखेंगे कि किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा बड़ौदा उपचुनाव के साथ साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर की गई एक उनकी उम्र को लेकर टिप्पणी पर दीपेंद्र हुड्डा की क्या जो प्रतिक्रिया है, और उसके साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा किस तरीके से प्रदेश में जो शराब का घोटाला हुआ है उसमें कहां से और किस तरीके से जांच की मांग कर रहे हैं। दीपेंद्र जी, आपका एक बार फिर से सच कहूं में स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, आपका धन्यवाद। जी दीपेंद्र जी, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी हाल ही में एक कांग्रेस नेता पंकज पुनिया ने एक विवादित ट्वीट किया सोशल मीडिया पर, और जिसके बाद काफी प्रदेश में भी और नेशनल लेवल पे राजनीति सरगर्म हुई और उनको गिरफ्तार तक किया गया। वो ट्वीट जो था वो सीधा सीधा एक आप कहे कि एक वर्ग के खिलाफ था, आरएसएस के खिलाफ था। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या इस तरीके की चीजें राजनीति में अब ज्यादा हो गई हैं? क्या ये जो है समाज में गलत उदाहरण नहीं पेश हो रहे? इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं कोई भी अगर इस प्रकार की मैं कहूँगा कि वक्तव्य दिया जाता है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या कैसे भी, जिसमें कोई ऐसी बात की जाती है जो जिसकी जो समाज की हमारी जो सामाजिक लक्ष्मण रेखाएं हैं उनको लांघ के कोई बात की जाती है, तो मैं उसकी पूरी तरीके से भर्त्सना करता हूं और उसकी पूरी निंदा करता हूं। उस पर बाकी उस पर जो कार्रवाई है वो जो भी कानून अपना काम करे और जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। कभी भी अगर ऐसी कोई बात हो, हमें अपनी जो रेखाएं हैं, जो लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनके दायरे में और संयम से सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारे देश में अपनी बात रखनी भी चाहिए। सारे दृष्टिकोण एक नहीं हो सकते, मगर सबको अपने एक संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये इस तरह का मामला जब आता है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला रखता है। और चाहे वो किसी भी कोई पक्ष हो, किसी भी पक्ष से हो, वो हमारा पक्ष हो या भाजपा का पक्ष हो या किसी और दल का पक्ष हो, अपनी बात रखी जाए, मगर लक्ष्मण रेखाओं को नहीं कभी लांघना चाहिए किसी भी पक्ष को। जी दीपेंद्र जी, अगला सवाल ये है कि अभी हाल ही में डिप्टी सीएम जो हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने आपके पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र पर एक कमेंट किया, और जिसका बहुत से जो है कांग्रेसी नेताओं ने जो है जवाब भी दिया है। उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? मैं समझता हूं कि वो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कमेंट था। उन्होंने ये कहा कि ये जो धान के मुद्दे को लेके कि धान की बुआई पे जो पाबंदी लगाई है सरकार ने, जो हुड्डा साहब ने कहा है कि इस वर्ष मत लगाओ, किसान मुश्किल में इस साल, तो वो इसीलिए कहा है क्योंकि हुड्डा साहब अगले 20-30 वर्ष से आगे की नहीं सोच सकते उनकी उम्र की वजह से, और वो अगले 50-100 साल की सोच सकते हैं क्योंकि वह उम्र में कम है। तो ये मैं समझता हूँ कोई तर्क इसको नहीं मैं मानता। क्या उनका ये अर्थ है कि हमारे देश में जो भी हमारी जनसंख्या है 60-70 साल से बड़े जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो आगे की नहीं सोचते, अपनी अगली पीढ़ियों की, देश के अगली पीढ़ियों के भविष्य की नहीं सोचते? 25-30% आबादी हमारी 60-70 वर्ष से ऊपर है। क्या वो केवल अपने जो है अगले कुछ वर्षों की सोचते हैं, आगे नहीं सोचते? और उस श्रेणी में तो मुख्यमंत्री भी आते हैं हमारे प्रदेश के, प्रधानमंत्री भी आते हैं हमारे देश के, बाकी लगभग बहुत लोग आते हैं। तो क्या वो आप ये मानते हैं अपना उप मुख्यमंत्री जी कि आप ही अलंबी सोच रहे हैं क्योंकि आप उनसे आयु में कम हैं, वो लोग नहीं सोच पा रहे हैं? तो ये कोई तर्क नहीं। और दूसरी बात, कौन कितने वर्ष जिएगा, इस पे ऐसी निजी बात पर कोई, कभी मैं समझता हूँ किसी को कोई टिप्पणी करना शोभा नहीं देता।
मेरी तो सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। सब बहुत लंबी आयु प्राप्त करें, सब स्वस्थ स्वस्थ और खुशी जीवन प्राप्त करें, और यही जी आपकी भी होनी चाहिए। ये जी है कि, और ये फैसला कोई सरकार के हाथ में भी नहीं है, आपको जी सरकार जी की चाबी होती है, मगर ये फैसला तो ऊपर ईश्वर के हाथ में है कि जी कौन कितनी जो है किसकी आयु लिखी गई है। तो ये इस तरह की मैं समझता हूँ कमेंट नहीं देना चाहिए था। दीपेंद्र जी, आपके अभी हाल ही के स्पीचेस और आपके जो पिता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके स्पीचेस अगर सुने जाएं या कुमारी शैलजा के सुने जाएं और अन्य जो आपके कांग्रेसी नेता हैं उनके सुने जाएं, तो एक बड़ी कॉमन सी बात निकल कर आती है, जिसमें आप जो है अगर अपने पिता का जिक्र करते हैं तो साथ में कुमारी शैलजा का भी जिक्र होता है, बड़े नेताओं का भी जिक्र होता है, पूरी पार्टी को साथ लेकर चलने की जो है आपकी स्पीचेस में चीजें नजर आती हैं। मेरा सवाल ये है कि अब एक परीक्षा जो अभी हाल ही में जो कांग्रेस के सामने आई, उसमें कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई और आप जो हैं राज्यसभा कांग्रेस की ओर से पहुंच गए। अब दूसरी परीक्षा सामने है, बड़ौदा का उपचुनाव सामने है। मेरा इससे जो है इस पॉइंट पे सवाल ये है कि क्या कांग्रेस जो है एकजुटता के साथ इस चुनाव में उतरने वाली है, और आपका कैंडिडेट कौन रहने वाला है, इस पर क्या विचार विमर्श हो चुका है? और इसी के साथ एक अगला सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रचार और प्रसार का जो पुराने चुनाव जो रहे हैं, कोरोना के समय से पहले रहे हैं, वो शायद अब नहीं रहेंगे। चुनाव प्रचार में बहुत सारी पाबंदियां जो है शायद लग सकती हैं, तो उसमें चुनाव प्रचार का जो है वो तरीका क्या आप लोग अपना सकते हैं? देखिए, इसमें आपने 2-3 सवाल पूछे हैं। तो सबसे जी पहली बात, तो जहाँ तक बड़ौदा उपचुनाव की बात है, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया है, जी क्योंकि हम सबका ध्यान इस समय एक जो कॉमन एनिमी है कोरोना, कोरोना जी के ऊपर ध्यान केंद्रित है। हुड्डा साहब का एक स्टेटमेंट भी आपने देखी होगी कि पहले कोरोना जी की हम कड़ टेकेंगे, उसके बाद सरकार की कड़ लगाने की सोचेंगे। पहले हम जी कोरोना जी को हराएंगे, उसके बाद अपनी राजनीति की बात करेंगे। और इसीलिए हमने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, मगर मुझे विश्वास है वो जो विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा है, वो वहां से बहुत हमें आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, और मुझे विश्वास है कि बड़ौदा चुनाव जब भी होगा भविष्य जी में, आशीर्वाद बहुत बड़ा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा वहां पे आशीर्वाद मिलेगा, जो हमारे प्रत्याशी जो भी बनेंगे। और जी वहां एक टर्निंग पॉइंट होगा, इस प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा बड़ौदा से मिलेगी, मेरा ये पूरा विश्वास है। दूसरी बात आपने कही कि चुनाव प्रचार का जो तरीका रहेगा, जो आपने अपना जो अगला प्रश्न पूछा था, जी देखो जी चुनाव प्रचार का तरीका अभी ये भी हमने इस बारे में भी नहीं सोचा है, मगर निश्चित तौर से कुछ बदलाव आएंगे अनिल जी। जी आ, जी आपके जीवन में, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। अभी आप और हम जैसे आज सोशल मीडिया से इंटरव्यू कर रहे हैं, जी अगर जी सामान्य होते तो शायद आप मेरे घर या मैं आपके ऑफिस में आपके घर चाय पीते हुए हम बात कर रहे होते। अब जी आप जी चाय तो नहीं पिला सकते आज हमें, इसीलिए मैं जी खुद जी पानी, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से हम जी जी बातें करते हैं। अगली ये एक बार थोड़ा सा ढिलाई होगी तो आपको चाय पीने जरूर बुलाएंगे अपने। मगर मेहरबानी, कहने शुक्रिया। कहने का मतलब ये है कि ये जो बदलाव चेंजेस हैं ये आएंगे, पर जी कई चेंजेस भी मैं समझता हूं लंबे समय तक भी रह सकते हैं। आप लोगों की बड़ी भूमिका रहेगी आने वाले समय जी में। कोई भी अगर प्रजातांत्रिक कोई प्रक्रिया अपनानी है, लोगों तक अपना जी संदेश पहुंचाना है, कोई चुनाव की प्रक्रिया है और बाकी बातें हैं, उसमें आप लोगों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ेगी, आपकी भी। और मैं कह रहा हूं जो प्रिंट, आपके जैसे प्रिंट मीडिया भी है, आप लोग सोशल मीडिया पे भी हो, आपकी जी जी सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ेगी। मतलब कई जी जी बदलाव मैं समझता हूँ कि अभी जो परिस्थिति है, वो बदलती हुई परिस्थिति धीरे धीरे हमें सबको उसमें समय लगेगा समझने में, मगर निश्चित तौर से बदलाव कई आएंगे जो कि हमारे जीवन का हिस्सा बनने की लंबे समय तक ऐसी दिखाई देता है कि जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तो देखिए, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जी कांग्रेस एकजुट रहेगी, पूरी एकजुटता से ही कांग्रेस बड़ौदा चुनाव में भी और पूरे प्रदेश में भी हम लोग एकजुटता से ही चलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में, सभी जो कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन सब के नेतृत्व में हम लोग सारे मिलजुल कर आने वाले समय में प्रदेश को एक सकारात्मक विकल्प देने की तरफ बढ़ेंगे। मगर आज हम कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जी आज का समय वो सबको राजनीति से भी ऊपर उठकर एकजुटता से
प्रदेश इससे लड़े। तो इसीलिए आज के समय तो हम पूरे सभी हर ही चीज से ऊपर उठ के एकजुट हैं, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी भी एकजुट रहेगी। आपने पिछली बातों का जिक्र किया, उनमें नहीं जाना चाहता, मगर कांग्रेस पार्टी आज प्रदेश में एकजुट है। अगर आपने राजनीति की बात की, एक ऐसा मुद्दा है जिसमें प्रदेश में बहुत बड़ी लेवल की राजनीति हो रही है। अभी हाल ही में एक शराब का जो मामला सामने आया था, लॉकडाउन के अंदर शराब जो है बड़े लेवल पर बेची गई और गोदामों में से चोरी हुई बकायदा, और उस शराब को बेचा गया। इसके लिंक जो हैं दीपेंद्र जी, पहली जो प्राइमा फेसी जांच हुई है उसमें कई निकल कर आए हैं। कुछ लोग इसमें राजनीति कर जो व्यक्ति सामने आए हैं उनको कांग्रेस के साथ जोड़ रही है, कुछ को जेजेपी के साथ जोड़ रही है, कुछ को कहीं जोड़ा जा रहा है। आप मांग करते हैं कि इस मामले में कोई हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या कोई सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इसकी जांच की जाए, क्योंकि एक एसआईटी जरूर गठित हुई है और एक जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने एक टीम जरूर बनाई है, जो एक आईएएस अफसरों की टीम है जो जांच करेगी। जी, जो उन्होंने टीम बनाई है वो एक, मैं कहूंगा कि टूथलेस टाइगर कहेंगे, वो टीम सफेद हाथी साबित होगी। वो कुछ उससे कोई निष्पक्ष जांच की हमें उम्मीद नहीं है। हालांकि गृह मंत्री जी ने इस पे शुरुआत में बड़ी स्पष्टता से और बात कही थी, स्पष्ट बात कही थी कि भाई ये जब तक पूरा उन्होंने कहा, पहले दिन उनकी स्टेटमेंट ये थी कि एक्साइज डिपार्टमेंट पूरा इसमें शामिल है और कई पुलिस के अधिकारी भी इसमें शामिल है। तो जब इतने बड़े लेवल पे जब एक्साइज डिपार्टमेंट की पूरी तरह शामिल होने की बात कही जाए, पुलिस के आला अधिकारी कहीं शामिल होने की बात की जाए, तो यानी कि कोई इन सब लोगों की कौन कोऑर्डिनेशन कर रहा था? कोई शराब का कोई ठेकेदार प्रदेश में क्या इतना मजबूत ठेकेदार है कि जो सारा एक्साइज डिपार्टमेंट और प्रदेश के पुलिस के अधिकारी उसकी सुन रहे थे? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न इसमें उत्पन्न होते हैं। इसमें दो बातें सामने आई। आपने देखा होगा कि पहले तो ये शराब को सरकार चाह रही थी कि बंदी ना हो हरियाणा प्रदेश के अंदर। जी, सबसे लेट बंद हुआ है। जब पूरे देश की में सारी जगह सरकार शराब बंद हो गए ठेके, मगर हरियाणा के अंदर खुले रखने की बात आई, तो केंद्र सरकार ने संज्ञान लेकर और एक नोटिस निकाला कि सारे प्रदेश बंद करें। उनका अर्थ हरियाणा से था कि केवल हरियाणा ही उस टाइम चल रहा था ठेकों के मामले। उसके बाद जब बंद हुआ, मगर शराब बंद नहीं हुई, ठेके जरूर बंद हुए, शराब बंद नहीं हुई। एक बहुत ही एक होम डिलीवरी टाइप का सिस्टम, हर गांव की हर गली तक शराब उसी सिस्टम से पहुंचती गई। तो एक जांच का विषय है कि ये कौन से फैक्ट्रियों से शराब बन के आ रही थी, कौन से ठेकेदार इनकी सप्लाई कर रहे थे। हरियाणा में बहुत जिलों में लोग जानते हैं खुले तौर पे कि कौन ठेकेदार था, फैक्ट्री मालिक था, और वो किसके पास जाके अपने संरक्षण के लिए पहुंचा हुआ था, किसकी संरक्षण में काम कर रहा था। तो जांच की लंबी चौड़ी जरूरत हरियाणा के लोगों को नहीं है, उनको तो पता है इसमें कौन कौन शामिल है, और आप आम आदमी से बात कर लो, आपको बता देंगे। मगर फिर भी गृह मंत्री जी ने क्योंकि उनके सरकार से जुड़े हुए वो लोग थे, उसके बावजूद एक ठोस कमेंट किया, तो उस बात का तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मगर उसके बाद जो एसआईटी बनाई, वो एक आईएएस अफसर के तहत एसआईटी बना दी, जो टीसी गुप्ता जी हैं। तो हमें उम्मीद नहीं, क्योंकि आईएएस अफसर हैं, अब वो कितने अपने जो सरकार में राजनीतिक आका कोई अगर इसमें शामिल पाया गया, या कोई अफसर अलग अलग महकमों के शामिल पाए गए, उनमें से कितनों को वो उसमें इंडाइट करेंगे, हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसीलिए मैंने मांग करी है कि इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो, या कोई ना कोई स्वतंत्र एजेंसी हो। हरियाणा की सरकार अगर इसकी जांच करेगी, तो जैसे धान घोटाले के अंदर राइस सेलर से पैसे लेकर धान घोटाले को रफा दफा कर दिया गया, इसी तरीके से ये शराब घोटाला भी जो है सरकार की ऐसी जो लीपापोती वाली जांच एजेंसी है, इसकी जांच इसके भेंट चढ़ जाएगी, हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है। और मगर सरकार का जो रवैया है इसमें, और दूसरी बात जो जहां तक संपर्क की बात है, किसकी भाई, जो इसमें साफ सी बात है कि अभी सरकार किसकी, एक्साइज डिपार्टमेंट किसके पास है, मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं। जी दीपेंद्र जी, आपने सच कहूं को अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं, और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।